Hello everyone, welcome to this new lecture series of modern Indian history. अब 3 लेक्चर के बाद हम ये चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग इस क्लास में पहले हैं उन लोगों के लिए वैसे ही 30 सेकंड का डिस्क्लेमर। ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे कि ओपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी जो भी है और लॉ जैसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री एक सब्जेक्ट एज ए सिलेबस पूछा जाता है, वहाँ पे ये आपको हेल्प कर सकता है। इज़ दैट क्लियर क्लास? तो अब हम लेक्चर 3 का कुछ रिवीजन फटाफट मारेंगे, उसके बाद लेक्चर 4 में एंट्री करेंगे। तो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि पोर्तुगीज़ कैसे इंडिया में एक-एक जगह खोते गए। बैटल ऑफ स्वाली 1612 में उन्होंने सूरत को खो दिया। 1632 में उन्होंने पाइरेसी और इस तरह के एक्टिविटी में एक्सक्यूज़ मी इन्वॉल्व होने के कारण उन्होंने शाहजहां जो मुमताज़ बेगम के कुछ स्लेव्स थे, उन्हें जब कैप्टिवेट किया, उन्हें जब एब्डक्ट किया, उसके लिए उन्हें हुगली से जाना पड़ा। और 1662 में 1662 में ड्यू टू मैरिज अलायंस एज ए डाउरी बॉम्बे को दिया गया ब्रिटेन को। इस तरह से बॉम्बे भी पोर्तुगीज़ के हाथ से गया। फिर हमने देखा कि 1663 में डच जो पोर्तुगीज़ के अर्ली एक्सपांसन थे, कोचीन, कन्नौर, ये सब जो मालाबार कोस्ट में था उसे ले लिया। 1739 में बाजीराव वन जो मराठा थे, पेशवा बाजीराव वन का अटैक से बेसिन और सल्सेट भी उनके हाथ से गया। और फाइनली पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके हाथ से गोवा भी चला गया। दिस इज हाउ पोर्तुगीज लॉस्ट देयर टेरिटरी इन इंडिया एंड टाइम टू टाइम फिर पोर्तुगीज यहीं पे सिमट के रह गए। डामन, दीव, दादरा नगर हवेली, बसेन और गोवा, सलसेट, इतने जगह पे रह गए क्योंकि सूरत वो लूज किए, फिर ये मालाबार कोस्ट लूज किए, हुगली लूज किए, ऐसे बहुत सारे जगह से पोर्तुगीज विड आउट हो गए। अब पोर्तुगीज ने जो जो चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे कि डबल डेकर शिप, गनबोट वाले शिप, जैसे कि ये जो आइबेरियन आर्किटेक्चर है, मिलिट्री में जो ड्रिल सिस्टम है उन्होंने लॉन्च किया था। यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है उन्होंने भी वो भी पोर्तुगीज़ लॉन्च किए थे। फिर हम देखते हैं कि ये सब जैसे कि टोबाको, पपाया, लीची, पटाटो, स्वीट पटाटो, ये कैश्यू, आलमंड, टबाको, लेडीज फिंगर, ये सब पूरा पोर्तुगीज़ ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम देखते हैं कि इंग्लिश कैसे आती है इंडिया को। 1599 में ब्रिटेन में एक कंपनी बनता है जिसका नाम जॉन कंपनी या फिर मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी होता है, ठीक है। और 1600 में उन्हें रॉयल चार्टर मिल जाता है, इस बात का, मोनोपोली का, मतलब तुम लोग अकेले ही होगे जो ब्रिटेन से जाके इंडिया में ट्रेड करोगे। और 1608 में हेक्टर नाम के एक शिप से सूरत में उतरते हैं कैप्टन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। और वो सूरत के जो गवर्नर थे, मुबारक खान, तो मुबारक खान के साथ बात होता है, फिर कुछ बात नहीं बनता है तो फिर वो जाते हैं आगरा। आगरा में जहांगीर के कोर्ट में वो बहुत दिन 1608 से लेकर 1611 तक वेट करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो वापस चले जाते हैं और 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होता है, जहाँ पे कि स्वाली इज ए प्लेस नियर सूरत, जहाँ पे कि पोर्तुगीज के साथ फाइट के बाद पोर्तुगीज का हार होता है। और यहीं से 1613 में पहला फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश होता है बाय द ब्रिटिश। फिर 1615 में ये एक थॉमस रो जो एम्बेसडर थे, उनको ट्रेड राइट मिला आगरा, अहमदाबाद और बहरूच के। 1616 में साउथ इंडिया में ब्रिटिश हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश हुआ, ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुआ इन मसूलीपट्टनम। 1632 में गोलकोंडा के सुल्तान से 500 पागोड़ा में उनको ट्रेड परमिशन मिल गया। 1633 में बालेश्वर, ओडिशा में ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गया। फिर 1639 में चंद्रगिरी के सुल्तान से, चंद्रगिरी के नवाब से उन्हें मद्रास मिल गया, मद्रास में ट्रेड का परमिशन मिल गया, जहाँ पे कि उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज एस्टेब्लिश किया जो कि न्यू ब्रिटिश हेडक्वार्टर हो गया।
और 1651 में उन्होंने बंगाल में एंट्री किया और बंगाल में शाहजहां के बेटे शाह शुजा से 3000 रुपये एनुअली में उन्हें बंगाल में ट्रेड का परमिशन मिल गया, हुगली में। ठीक है, 1662 में बॉम्बे मिल गया और फिर औरंगजेब ने उनकी धुलाई कर दी 1686-90 में, क्योंकि वो लोग मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे। कौन लोग? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए उन्हें बंगाल से जाना पड़ा वहाँ पे। फिर माफ़ी वाफ़ी मांग के 1698 में सुतनहटी, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव उन्हें मिले जमींदारी के हिसाब से। मतलब वहाँ पे वो जमीन वमीन खरीद के उनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाता है और इसके बाद शुरू होता है रियल गेम। ठीक है, आज उसके बाद से पढ़ेंगे। हमने देखा था कि सूरत, भरूच, बॉम्बे, मद्रास, मसूलीपट्टनम, बालेश्वर और हुगली, यहाँ पे बाय द टाइम ऑफ 1700 ब्रिटिश कॉलोनी और ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 4। देखो सीन क्या हुआ। 1707 में औरंगजेब का डेथ होता है। औरंगजेब कौन है? मुगल जो सेंट्रल अथॉरिटी वो बैठा है। ठीक है, वो जब वीक होता है तो धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे राजा महाराजा निकलने लगते हैं, छोटे छोटे स्टेट्स निकलने लगते हैं। जैसे कि उन स्टेट में से एक प्रोमिनेंट स्टेट था मराठा। मराठा भी अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब सीन ऐसा होता है कि ये जो फारूक सियार है, लेटर मुगल में, मतलब 1707 औरंगजेब के बाद जो भी मुगल रूलर आते हैं वो वीक रूलर होते हैं और उन सबको लेटर मुगल बोला जाता है। लेटर मुगल में एक इम्पोर्टेंट नाम है फारूक सियार। क्यों इम्पोर्टेंट नाम है? फारूक सियार ने एक रॉयल फरमान जारी कर दिया। रॉयल फरमान जारी कर दिया इसके नाम पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे, जिसे बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैग्ना कार्टा मतलब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्रांट है, एक स्पेशल टाइप ऑफ लेटर है जो कि ब्रिटिश को बहुत सारे चीज़ों में कुछ सहूलियत दे रहा था। जैसे कि ब्रिटिश बंगाल में 3000 रुपये दे के ट्रेड कर सकते हैं। 700 से जो मिला था 3000 वाला ट्रेड, उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स फ्री ट्रेड, मतलब आने जाने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3000 दो, जितना ट्रेड करना है करो, जितना प्रॉफिट लेना है लो। ये फारूक सियाल ने जो रॉयल फरमान जारी किया था उसके क्लॉजेस यही थे। ठीक है, फिर इसने बोला कि भाई एक दस्तक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। दस्तक मतलब एक पास। ठीक है, वो पास मेरे पास अगर है तो मैं बिना टैक्स दिए अपने चीज़ों को अंदर लेके बेच सकता हूँ। पर यही दस्तक सिस्टम आगे जाके दिक्कतें पैदा करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मेरे कंपनी ने एक दिया है कि तुम इस ऊबर से ट्रैवल कर सकते हो। यू हैव ए ऊबर वाउचर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। 1 मंथ में तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। मैं जहाँ जाना है मैं गया। फिर मेरे फैमिली वाले जो कि इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है, उनको भी मैं वो टोकन नंबर देता रहा कि तुम ये नंबर डाल दो, मेरे खाते में चला जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो होता क्या था कि ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉई आते थे, वो लोग अपना पर्सनल ट्रेड भी करने लगे। कैसे? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक मिला था, दस्तक और पास जो वही पास ये पर्सनली देने लगे उनके एम्प्लॉय को, और वो एम्प्लॉय भी अपना बिजनेस यहाँ पे करने लगे विदाउट गिविंग एनी टैक्स। तो रेवेन्यू लॉस होना शुरू हो गया। समझ में आ गया क्या हो रहा है? मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ। मुझे मान लो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मुझे राजा ने एक दस्तक दिया है, टोकन दिया है कि तुम इसे दिखा देना और इसके बदले तुम्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तुम व्यापार कर सकोगे। मैं अपने अंडर जितने एम्प्लॉय है उनको सब कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ कि तुम लो, तुम भी इसे दिखा के अपना व्यापार करो। तो अलाउड सिर्फ ड्यूटी फ्री मुझे था, मैंने उन लोगों को कर दिया।
वो लोग जो पैसा देते राजा को, वो तो नुकसान में गया ना राजा का। तो ये था दस्तक का डिमेरिट, वो बाद में देखेंगे। तो समझ में आया। फारूक सियार का रॉयल फरमान क्या बोल रहा है कि पहले तो 3,000 रुपए में बंगाल का ट्रेड फ्री हो गया, फिर ये जो दस्तक सिस्टम कर दिया, ठीक है, तो इसका मिसयूज भी दबा के किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो इसने और क्या किया, बोला कि उस टाइम पे बॉम्बे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ कॉइन्स मिंट कर रही थी, अपने कॉइन्स मिंट कर रही थी। तो इन्होंने बोला, फारूक सियार ने परमिशन दिया कि भाई जो बॉम्बे में कॉइन मिंट हो रहा है ना, वो तुम पूरा मुगल टेरिटरी में उसको चला सकते हो। जो बॉम्बे में, हाँ ठीक है, जो बॉम्बे में मिंट कॉइन मिंट हो रहा है, उसे तुम पूरा एंटायर मुगल टेरिटरी में चला सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल में जब ये चीज़ आया, ठीक है, कि ये मिंट विंट कर सकते हो, तुम वहाँ का कॉइन यहाँ पे चला सकते हो, ठीक है, तो बंगाल में जो था नवाब, वो मना कर दिया। बोला कि भाई हम नहीं देंगे। बंगाल में जो था मुर्शीद कुली खान, उसने मना किया कि मैं यहाँ पे चलने नहीं दूंगा। राजा फारूक सियार वहाँ पे अलाउ कर रहा है, मुगल वो टॉप अथॉरिटी है, और बंगाल में यहाँ कोई बैठा है, ये बोल रहा है कि राजा बोल दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अलाउ नहीं करूँगा। समझ में आ रहा है। तो ये दिक्कत हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो टॉप अथॉरिटी है, उसे एक लोकल गवर्नर वो डिफाई कर रहा है, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी अब वीक हो चुका है। समझ में आ रहा है। तो देखो, ड्यूटी फ्री ट्रेड एट बंगाल का दे दिया परमिशन, फिर दस्तक सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, और गोलकोंडा हैदराबाद में जो 500 पगोड़ा का ट्रेड फ्री था, फ्री ट्रेड 500 पगोड़ा दो और फ्री ट्रेड करो, वो चालू रहा। फिर सूरत, सिंस सूरत वाज ए हाई इल्ड एरिया, जहाँ से ज़्यादा व्यापार होता था, सूरत के लिए 10,000 एनुअली दो और वहाँ पे ट्रेड करो। फिर जो कॉइन, ब्रिटिश कॉइन मिंट हो रहे थे जो बॉम्बे में, उसे बोला कि मुगल टेरिटरी में तुम कहीं पे भी चला सकते हो। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था। फिर ये जो मुर्शीद कुली खान था, इसने मना कर दिया, बोला कि मैं यहाँ पे चलने नहीं दूंगा। जब तक बंगाल में मुर्शीद कुली खां था, तब तक ये सब सिस्टम थोड़ा बहुत चलता रहा, और मुर्शीद कुली खान इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता गया। पर मुर्शीद कुली खां के डेथ के बाद, उसके डेथ के बाद बंगाल का पॉलिटिकल सिनारियो हमेशा के लिए बदलने वाला है। ठीक है, अब ये है प्रिविलेज ट्रेड कंपनी मुर्शीद कुली खान अपोज किया। अब देखो, टाइम पीरियड आता है 1756 का, 1756, ठीक है, 1756 का। 1756 में मुर्शीद कुली खां के बाद अलीवर्दी खान, सरफराज खान, ये सब आते हैं। उनके बाद में इम्पोर्टेंट फिगर हम आते हैं सिराजुद्दौला। सीधा जंप करते हैं, मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ए यंग मैन ऑफ इन हिज 20s, एग्रेसिव, गुस्सा आ रहा है बात बात पे। और सिराजुद्दौला के साइड में कौन है, घसेटी बेगम, चाची है, ठीक है, तो उनके आंट है, जो कि थ्रोन को अपने साइड करना चाह रहे हैं कि गद्दी पे मेरा बेटा बैठेगा। एक कमांडर है मीर जाफर, जो कि चाह रहा है कि सिराजुद्दौला मरे तो मैं राजा बन जाऊंगा। कुछ बैंकर्स हैं, जगत सेठ, ये सब हैं जो कि चाह रहे हैं कि कब ये जाएगा, ये दिक्कत कर रहा है, इसे हटाओ। ठीक है, जगत सेठ, ओमी चांद, ये सब कुछ बैंकर थे जो कि चाह रहे हैं कि सिराजुद्दौला गद्दी पे ना बैठे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने, फारूक सियार ने 1717 में एक रॉयल फरमान दिया, जिसके तहत, जिसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके तहत बहुत सारे सहूलियत दिया गया कंपनी को, और इवन अलाउ कर दिया गया कि कंपनी का जो मिंट हो रहा है कॉइन, कहाँ पे, बॉम्बे में, वो एंटायर मुगल टेरिटरी में उसे एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा। लीगल टेंडर में मतलब जिससे
लेन देन हो सके, कोई उसे मना नहीं कर पाएगा कि हम ये वाला कॉइन नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? तो अलाउ कर दिया। मुर्शिद कुली खान जब तक बंगाल में बैठा था, वो तब तक मना करता गया, बोला कि राजा कुछ भी बोले, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। मुर्शिद कुली के बाद जब सिराजुद्दौला का टाइम आता है 1756 में, जब सिराजुद्दौला थ्रोन पे बैठता है, वो उसके साथ बहुत सारे परेशानियां लेके आता है। घसेटी बेगम इस साइड है जो कि अपने बेटे को बिठाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मीर जाफर उसका कमांडर है जो कि चाह रहा है इसे एलिमिनेट करने के लिए। यहाँ पे कुछ बैंकर है, जगत सेठ, ओमी चांद, ये सब चाह रहे हैं कि इसे एलिमिनेट किया जाए। समझ में आ रहा है? तो इन सब सिचुएशन में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कोलकाता का फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। एंटायर कोलकाता का फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, मतलब फोर्ट बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे कैनन वैनन लगाना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला बोला कि भाई क्यों कर रहे हो? ब्रिटिशर्स ने बोला कि मेरी मर्जी, हम करेंगे, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। तो ये रुके नहीं। कौन रुके नहीं? ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन से रुके नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश हिस्टोरियन ये पर्सपेक्टिव देते हैं कि एक क्लोज चैम्बर था, उसमें तकरीबन 143 ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उसमें 123 ब्रिटिश ऑफिशियल मर गए सफोकेशन के वजह से। सिराजुद्दौला ये 143 ब्रिटिश ऑफिशियल को एक बंद घर में रख दिया, छोटा सा कमरा था, तो उसमें 123 लोग मर गए। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। सीन क्या है कि पहले तुम अगर किसी को अटैक करोगे, किसी को डिफेम करोगे, किसी को मारोगे, तो कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम अटैक करने से पहले पहले डिफेम करो, ठीक है। जैसे कि ईरान को अटैक करना था, अमेरिका वांट्स टू अटैक ईरान, ईरान को अटैक करना था अमेरिका को, किस लिए? क्योंकि ईरान का तेल का जो रिजर्व है अमेरिका को चाहिए था। तो अमेरिका को कुछ तो बनाना पड़ेगा भाई, दिखाना पड़ेगा कि कुछ नैरेटिव, कुछ स्टोरी चलाना पड़ेगा। तो स्टोरी चलाया गया कि ये एटम या केमिकल बॉम्बिंग या एटम बॉम्ब कुछ बना रहे हैं, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं। तो ये बहाना दिया गया सो दैट कि अटैक किया जा सके। वैसे ही ब्लैक होल ट्रेजेडी का बहाना दिया गया कि सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजेडी ऐसा कुछ किया था जहाँ पे ब्रिटिश बहुत सारे मर गए थे। इसको, इसी बात को लेके साउथ में जो मद्रास में था कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इस बार आया और बंगाल पे अटैक किया इन 1757, इन 1757, known as Battle of Plassey, Battle of Plassey. Why this battle is important? Battle of Plassey was fought between Robert Clive and सिराज उद्दौला। अब वार से पहले, वार से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने विभीषण ढूंढा कि भाई सीधा वार नहीं करना है, यहाँ पे विभीषण कौन है ढूंढो, उसको पकड़ो तो पूरा लंका तुम्हारे हाथ में। तो विभीषण निकला कौन? मीर जाफर। मीर जाफर के साथ बैकडोर नेगोशिएशन चला। फिर मीर जाफर ने बोला ठीक है, तो आप लोग आओ, हम लोग हैं, बस हम लोग हैं, आप लोग क्रॉस करके चले जाना। तो वैसा ही हुआ, ब्रिटिशर्स आए और ये तो थे, इन्होंने रोड दे दिया कि जाओ भाई पकड़ लो। तो सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया। मीर जाफर का बेटा मीरान जो था, उसने सिराजुद्दौला को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। समझ में आया? तो अब सिराजुद्दौला मारा जा चुका है। बैटल ऑफ प्लासी बोला जाता है ए बैटल विच वाज नेवर फॉट, कोई ब्लडशेड हुआ नहीं, कुछ ऐसे फुल फ्लेज्ड वार हुआ नहीं, सिर्फ बैकडोर चैनलाइजेशन सब हो चुका था, सब नेगोशिएशन खत्म था और सिराजुद्दौला मारा गया। राजा कौन बनता है उसके बाद? मीर जाफर। राजा कौन बनता है? मीर जाफर बिकम द किंग।
अब मीर जाफर जब किंग बनता है, मीर जाफर अब उसी का कमांडर किंग बनता है। अब मीर जाफर जब किंग बनता है तो ये 24 डिस्ट्रिक्ट का जमींदारी देता है। 26 परगना जो बोलते हैं, परगना मतलब डिस्ट्रिक्ट। 24 डिस्ट्रिक्ट का जमींदारी देता है किसे? ब्रिटिशर्स को। ठीक है, और बहुत सारे पैसे देता है। लेकिन ब्रिटिशर्स मीर जाफर से और पैसे मांगते हैं, और पैसे मांगते हैं, और पैसे मांगते हैं। एक टाइम के बाद मीर जाफर हाथ खड़ा कर देता है, हमसे ना हो पाएगा। और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई, मीर जाफर को हटा रहे हैं और कौन विभीषण हो। तो फिर निकला मीर जाफर का सन इन लॉ, मीर जाफर का सन इन लॉ मीर कासिम। फिर मिला मीर कासिम। मीर कासिम को अब राजा करते हैं। मीर कासिम बोला भाई ये दे देंगे, ये दे देंगे। ठीक है, आप जो साउथ में उस टाइम पे 1757 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो मतलब इस टाइम पे अदर यूरोपियंस भी आ गए थे, तो उनके साथ साउथ में वार चल रहा था। इसने बोला कि भाई आपके जो दोस्त हमारे दोस्त, आपके जो दुश्मन हमारे दुश्मन, आप जो साउथ में वार लड़ रहे हो ना, 5 लाख हम दे देंगे। ठीक है, और आपको 3 जगह दे देंगे, पूरा कंप्लीट दे देंगे, आपका टेरिटरी पूरा सेपरेट कर देंगे। वहाँ पे बंगाल का कोई स्थायी बासिंदा वहाँ पे जाके नहीं रह सकता, आपको सेपरेट टेरिटरी कुछ दे देंगे। ऐसा कुछ डील दिया मीर कासिम ने। ठीक है, और मीर कासिम ने ऐसा देने के बाद, ये इंटेलिजेंट था मीर कासिम। ब्रिटिशर्स को लग रहा था ये पपेट रूलर है, पपेट मतलब इसे बिठाएंगे और ये हम जो कहेंगे वो वही करेगा। लेकिन मीर कासिम निकला सातिर। मीर कासिम ने पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपना कैपिटल शिफ्ट किया। बोला कि भाई यहाँ रहेंगे तो ही पंगा रहेगा ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, इनके नज़रों से दूर चलो तो फिर काम बन जाएगा। तो इसने मुंगेर को अपना कैपिटल शिफ्ट किया। ठीक है, और ये जो दस्तक सिस्टम था, जो कि एडवांटेज दे रहा था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और उसके एम्प्लॉय को, इसको इसने हटा दिया, मीर कासिम ने हटा दिया। बोला कि भाई अब हमारे लोकल ट्रेडर भी फायदा उठाएंगे, क्यों सिर्फ, वाई यू शुड हैव ऑल द फन। अब लोकल जो ट्रेडर है वो लोग भी बराबर बिना टैक्स के ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिशर्स ने किसके ऊपर हमला बोल दिया? मीर कासिम के ऊपर। अब तक नोट्स में देखते हैं क्या क्या लिखा है। तो पहले मीर जाफर आ गया। ये जब सिराजुद्दौला जब 1756 में राजा बनता है तो यहाँ पे बैठा है मीर जाफर, यहाँ पे घसेटी बेगम बैठे हैं, यहाँ पे जगत सेठ बैठा है, यहाँ पे राय दुर्लभ बैठे हैं। ये सारे चाह रहे हैं कि सिराजुद्दौला राजा ना बने। तो बैटल ऑफ प्लासी में सीन क्या हुआ कि सिराजुद्दौला यहाँ पे आया। अब सिराजुद्दौला ने वो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला एक मैटर उन्होंने रेज किया ब्रिटिशर्स ने, और सिराजुद्दौला गुस्सा हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, जो एक भगोड़ा था कृष्णदास, कृष्णदास जो एक राजा के खिलाफ जाके एक भगोड़ा था, तो उससे पनाह दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने। ये 2 कॉज थे क्यों बैटल ऑफ प्लासी हुआ। और थर्ड कॉज तो ब्लैक होल ट्रेजेडी वाला सीन ऐसे दिखा दिए कि बहुत सारे लोग 146 लोग एक रूम में बंद कर दिया सिराजुद्दौला ने, और वहाँ पे 123 लोग मर गए। ठीक है, तो सिराज अटैक कर लिया फोर्ट विलियम को, और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद अब क्लाइव ने अटैक किया मद्रास से आके यहाँ पे। जब अटैक किया तो मीर जाफर उनके साथ रहा। फिर ये बैटल सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, और मीर जाफर बिकम द किंग। ठीक है, अब जब मीर जाफर के बाद, मीर जाफर कुछ दिन उन्हें 24 परगना जो दिया डिस्ट्रिक्ट, नोट में सारा है, चेक कर लेना। फिर उसके बाद राजा कौन होता है? मीर कासिम, जो उसके सन इन लॉ। मीर कासिम ने 1760 में एक ट्रीटी ऑफ 1760 साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ। उस ट्रीटी में क्या था कि भाई जो मीर कासिम ये 3 जगह
के लिए एग्री हो गया। देखो, बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग, ये 3 जगह कंप्लीटली मीर कासिम दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, बुर्दवान, मिदनापुर और चित्तगोंग, बोला कि पूरा पूरा मतलब कंप्लीटली ये तुम्हारा है। ठीक है, बोला कि जो लाइमस्टोन का, सिलेट में जो लाइमस्टोन का ट्रेड हो रहा है उसमें 50-50 हिस्सेदारी हम दोनों का। ठीक है, उसने बोला कि जो भी मीर जाफर, हमारे ससुर जी, जो भी दे नहीं पाए, जो भी कंपनी का ड्यू बाकी है, वो सब भी मैं दे दूंगा। उसने बोला कि आप जो साउथ में वार लड़ रहे हो उसके लिए 5 लाख मेरे तरफ से। बोला कि कंपनी के दोस्त हमारे दोस्त, कंपनी के दुश्मन हमारे दुश्मन। बोला कि जो कंपनी के कंपनी को हम टेरिटरी दिए हैं, बुर्दवान, मिदनापुर, वहाँ पे नवाब के टेरिटरी के लोग कोई नहीं जाएंगे, आप वहाँ पे ट्रेड करो। समझ में आ गया? अब मीर जाफर, ये मीर कासिम हो गया, तो मीर जाफर रिजाइन करता है और मीर कासिम उसके जगह पे आता है और मीर जाफर को एनुअली 1500 रुपये पेंशन में रख लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब हुआ था मीर कासिम तक। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो, अब मीर कासिम एक तो उसका क्या किया, सब वो दस्तक वाला सिस्टम सबके लिए बराबर कर दिया। बोला कि लोकल ट्रेडर को जो मिलेगा आपको भी वही मिलेगा। दूसरी बात, उसने अपना जो राजधानी था, कैपिटल था, शिफ्ट किया मुर्शिदाबाद से मुंगेर को। तो ब्रिटिशर्स ने जब उसके ऊपर अटैक किया 1763 में, तब मीर कासिम भाग गया अवध के नवाब के पास। अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। कौन था? सुजाउद्दौला। और सेंटर में मुगल बादशाह बैठा है कौन? शाह आलम टू। सेंटर में कौन बैठा है? शाह आलम टू। जब ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम के ऊपर अटैक किया, क्यों अटैक किया? बोला कि ये कैपिटल शिफ्ट कर रहा है, हाँ, और ये दस्तक को पूरा बराबर कर दिया सबके लिए, मतलब अब हमें कुछ एडवांटेज नहीं मिल रहा है, हमारी बात भी मैं नहीं मान रहा है, तो उसके ऊपर अटैक हुआ। और प्री प्लान्ड था, इसे कासिम को पता था, मीर कासिम को पता था कि अटैक होने वाला है, तो ये भाग गया कहाँ पे? ये भाग गया अवध को। अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला। कौन थे? सुजाउद्दौला। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और सेंटर में बैठा है शाह आलम टू, जो मुगल रूलर। ये तीनों मिल गए और ये तीनों वर्सेस ब्रिटिश 1764 में एक वार हुआ जिसे जाना जाता है द बैटल ऑफ बक्सार। द बैटल ऑफ बक्सार। और बैटल ऑफ बक्सार इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि 3 बड़े बड़े राजा मियर एक ट्रेडिंग कंपनी से कुत्तों की तरह हारते हैं। और 1764 में 3 बड़े बड़े राजा जब ब्रिटिश एक कंपनी से हारते हैं, तब मुगल रूल का 1526 में मुगल आए थे। देखो 1526 में 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी। अब हम बात कर रहे हैं 1764 की। 1526 से 1626, 1626 से 1726, मतलब 200-250 साल तक एक मुगल ऑथोरिटी का एक इमेज बन गया है एंटायर इंडिया में। वो इमेज अब पूरा डाउनफॉल में आएगा इसके बाद से। तो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सार हुआ, तब इनको हारना पड़ा। इनके हार के बाद शाह आलम टू को बोला गया, चाचा हो गया, आप अब लाल किला में नहीं बैठोगे, आप बैठोगे इलाहाबाद में। और अवध के नवाब से साइन करवा लिया कि तुमने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए वार का इंडेमनिटी आपको देना पड़ेगा। जो भी कंपेंसेशन है 5 लाख 10 लाख वो तुम्हें देना पड़ेगा। अवध को इस टाइम में उन्होंने ऑक्युपाई नहीं किया, अवध को एज ए बफर स्टेट रख दिया। क्योंकि बफर स्टेट मतलब अवध को ऐसा पोजीशन में रखा गया कि अफगान अटैक या फिर
कोई बाहरी अटैक से वो अवध एज ए बफर काम करेगा, इसीलिए अवध को इस टाइम पे ऑक्युपाई नहीं किया गया। तो क्या देखे कि पहले ये हुआ मुर्शिदाबाद से मुंगेर को, दस्तक को ये फिर हटा दिया, ठीक है। इंटरनल ड्यूटीज सब इक्वल कर दिया, ठीक है। जब कंपनी अपोज किया तो मीर कासिम भाग गया और ये तीनों मिल गए, शाह मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का और शाह आलम टू, ये तीनों मिल गए और उस साइड से लड़ रहा था कौन, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, और तीनों मिलके हारे बैटल ऑफ बक्सार। और बैटल ऑफ बक्सार के बाद साइन हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि शुजाउद्दौला ये इलाहाबाद और कारा कंपनी को सरेंडर करेगा और शाह आलम टू ये बैठेगा इलाहाबाद में। समझ में आ रहा है? अब 50 लाख एज वॉर इंडेमनिटी देगा। अब ये बलवंत सिंह जो है उसे जमींदारी ऑफ बनारस देना पड़ेगा, किसे, शुजाउद्दौला को। फिर ये जो दीवानी राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है कि 1764 बैटल ऑफ बक्सार के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है उसमें ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मिल गया। दीवानी राइट मतलब द राइट टू कलेक्ट टैक्स। इससे पहले ब्रिटिशर्स को ये टैक्स कलेक्शन का राइट नहीं था। टैक्स कौन कलेक्ट करता है? हेड अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी। तो इस ट्रीटी से ब्रिटिशर्स को क्या मिल गया? लेजिटिमेसी मिल गया। क्या मिल गया? लेजिटिमेसी, मतलब यू आर ऑथराइज्ड नाउ। अब कोई तुम्हें एज ए लूटर नहीं देखेगा, अब सब पेन एंड पेपर में तुम्हें ऑथराइज किया गया है कि तुम टैक्स कलेक्ट करोगे। अभी से 1765 से बंगाल में डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गया। डुअल गवर्नमेंट मतलब एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरे के पास पावर। पावर किसके पास था? जिसके पास पैसा उसके पास पावर। दीवानी राइट किसके पास था? ब्रिटेन के पास, तो पावर भी ब्रिटेन के पास था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के लोग किसे जानते हैं? राजा को जानते हैं। तो कोई भी दिक्कत होगा किसे बोलेंगे? राजा को बोलेंगे। लेकिन इज द किंग इन दैट स्टेट टू हेल्प इट्स सिटीजन? नो, क्योंकि किंग के पास से दीवानी राइट चला गया है। दीवानी राइट कौन हैंडल कर रहा है? पैसा कौन हैंडल कर रहा है? ब्रिटेन हैंडल कर रहा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रहा है पैसा। तो दीवानी राइट उनके पास चला गया है। समझ में आ रहा है? और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनडायरेक्टली ब्रिटिश ही हैंडल कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट। एक के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? राजा के पास है। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला हिस्सा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और दीवानी राइट तो मतलब टैक्स कलेक्शन वाला राइट तो वो सामने से ही हैंडल कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है। तो ये जो निज़ामत फंक्शन था, जो मिलिट्री फंक्शन था, पुलिस और जस्टिस, ये सब फंक्शन के लिए ये 53 लाख मांगे कौन? ब्रिटिशर्स। हम लोग ये हैंडल करेंगे, तुम्हें 53 लाख हमें देना पड़ेगा इसके लिए। इसको मांग रहे हैं, राजा को मांग रहे हैं। ठीक है। तो these are the thing which happened after, these are the thing which happened after battle of Buxar. So battle of Buxar finally was the combined defeat of three major forces of India versus a mere trading company. It established the legitimacy of British East India Company. मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दीवानी राइट मिल गया, टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया, वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद और बैटल ऑफ बक्सार का सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। दिस मच फॉर टुडे। आप जो लेक्चर हम दे रहे हैं इसे पढ़ो, पढ़ने के बाद कॉपी, मतलब लेक्चर बंद करो और कॉपी में लिखना शुरू करो। और क्या आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है? आपका कमेंट, कहीं आपको कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो यू आर वेलकम फॉर दैट। आप अपना कमेंट दे सकते हैं नीचे। थैंक यू। हैव ए गुड डे।